क्या आप तैयार हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस एवं टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के लिए? तो वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट @ जहां सवाल बनेगा आपकी सफलता की नई सीढ़ी। चलिए शुरू करते हैं आज का पावर पैक एमसीक्यू सेशन, जो कि इतना महत्वपूर्ण है कि आपको हर एग्जाम क्रैक करने के लिए आपकी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि अगर आप किसी वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न पर विचार करें। पहला कह रहा है जीवाणु, कवक, वायरस। इस पे आपको ध्यान देना है इन तीनों ही कथनों पर, और उपरोक्त में से किसे कृत्रिम या सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? तीनों को ध्यान से देखिए। आपको बताना है कि उपरोक्त में से किसे कृत्रिम, सिंथेटिक या कह लीजिए सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। सिंथेटिक लिखा हुआ है दोस्तों, दो में से कुछ भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। तो कौन सा सही है? केवल पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा और तीसरा सही है? बहुत ही लाजवाब सीरीज है दोस्तों, मिस नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो द सक्सेस पॉइंट @ पे ही आना है और अपने तैयारी को, अपनी मेहनत को मजबूत करना है, सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। तो ध्यान से देखिए और प्रश्नों का उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो कृत्रिम और सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है किसे? जीवाणु को, कवक को, वायरस को। तो याद रखिएगा, अगर हम जीवाणु की बात करें तो न्यूट्रिएंट अगर ब्रॉथ जैसे कृत्रिम माध्यम में आसानी से बढ़ती है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल सही है। कवक की बात करें तो कवक जो होता है ये सबब्रॉड अगर आदि माध्यम में उगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबब्रॉड क्या होता है? ये सभी आदि माध्यम में, यानी कि बहुत सारे माध्यम में इसको उगाए जा सकते हैं। वायरस की बात कर लें अगर हम, तो वायरस जो होता है इन्हें बढ़ने के लिए जीवित कोशिकाएं चाहिए होती हैं। कृत्रिम निर्जीव माध्यम की इसमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कृत्रिम निर्जीव माध्यम में नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका पहला सही हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो गया? पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? तो ये आपका ए विकल्प में दे रहा है, तो यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पानी अन्य किसी भी तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि उसकी वजह क्या है? पानी जो है वो अधिक पदार्थों को क्यों घोल सकता है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि पानी जो है ये अद्वितीय प्रकृति का है। दूसरा है कि यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। तीसरा है इसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है। और चौथा है यह हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। तो फटाफट से उत्तर बताइए कि पानी अन्य किसी भी तरल पदार्थों की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि पानी अन्य तरल पदार्थों की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि ये द्विध्रुवी प्रकृति का होता है। क्या होता है? ये द्विध्रुवी प्रकृति का होता है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि द्विध्रुवी प्रकार के होते हैं, यानी पोलर। और जैसे कि ऑक्सीजन थोड़ा निगेटिव भी होता है, हाइड्रोजन थोड़ा पॉजिटिव होता है। इस पोलैरिटी के कारण पानी आयनिक यानी कि NaCl और ध्रुवीय यौगिकों को घोल सकता है। इसका सीधा सा कारण है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो ऊष्मा चालकता, विशिष्ट ऊष्मा, ऑक्साइड होना घुलनशीलता से संबंधित नहीं होती है। इस लिहाज से उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है कि एडेनो वायरस में एकल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि सामान्य सर्दी जुकाम कभी कभी एडेनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रो वायरस के कारण होता है। दोनों कथनों को ध्यान से देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए।
दोस्तों जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आपके सफलता पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। तो अगर हम पहले कथन की बात करें कि एडेनो वायरस में एकल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होते हैं। तो दोस्तों पहला तो आपका कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? वो इसलिए गलत हो जाएगा कि जो एडेनो वायरस होते हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड होते हैं। जबकि रेट्रो वायरस जो होते हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। दोनों बातें पलट दी गई हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सामान्य सर्दी जुकाम कभी कभी एडेनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रो वायरस के कारण होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपका केवल दूसरा कथन सही है, तो उत्तर हो जाएगा बी विकल्प। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने में आपकी मदद करेगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्ट्रीट लाइटिंग के संदर्भ में सोडियम लैंप एलईडी लैंप से किस प्रकार अलग होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको बता दूं कि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने शुरू किया है जीरो लेवल से हाई लेवल तक, स्टैंडर्ड लेवल तक, एडवांस लेवल तक, जिससे कि आपका सिलेक्शन न रुकने पाए। दोस्तों यकीन रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जरूरत इस बात की है कि आपको कदम से कदम मिलाकर चलना है। तो स्ट्रीट लाइटिंग के संदर्भ में सोडियम लैंप एलईडी लैंप से किस प्रकार अलग होते हैं? कथन कह रहा है कि सोडियम लैंप 360 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, लेकिन एलईडी लैंप के मामले में ऐसा नहीं होता है। दूसरा कथन है कि स्ट्रीट लाइट के रूप में सोडियम लैंप का जीवन काल एलईडी लैंप की तुलना में अधिक होता है। तीसरा कह रहा है कि सोडियम लैंप से निकलने वाले दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक रंगी होता है, जबकि एलईडी लैंप स्ट्रीट लाइटिंग में महत्वपूर्ण रंग संबंधी लाभ प्रदान करते हैं। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें पहले कथन की कि सोडियम लैंप 360 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, लेकिन एलईडी जो होता है वो लैंप के मामले में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों सोडियम लैंप जैसे कि हाई प्रेशर सोडियम लैंप जो होते हैं ये 360 डिग्री में प्रकाश देते हैं, पर एलईडी जो होता है वो डायरेक्शनल लाइट देती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन, स्ट्रीट लाइट के रूप में सोडियम लैंप का जीवन काल एलईडी लैंप की तुलना में अधिक होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो एलईडी का जीवन काल है वो अधिक लगभग 50,000 घंटे होते हैं, लेकिन सोडियम लैंप का जीवन काल 15,000 से 20,000 घंटे तक ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम लैंप का जीवन काल क्या होता है? कम होता है, और एलईडी का अधिक होता है। इसमें लिखा है स्ट्रीट लाइट के रूप में सोडियम लैंप का जीवन काल एलईडी की तुलना में अधिक होता है। जी नहीं दोस्तों, कम होता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तीसरे कथन, सोडियम लैंप से निकलने वाले दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक रंगी होता है, जबकि एलईडी लैंप स्ट्रीट लाइटिंग में महत्वपूर्ण रंग संबंधी लाभ प्रदान करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि एलईडी जो होता है वो बेहतर कलर रेंडरिंग जैसे सफेद प्रकाश, ये सही हो जाएगा। तो आपका पहला सही है और तीसरा सही है। तो पहला तीसरा आपका सी विकल्प में दे रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है बिस्फेनॉल ए यानी कि बीपीए जो चिंता का विषय है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के निर्माण में एक संरचनात्मक प्रमुख घटक है? पहला कह रहा है कि कम घनत्व वाला पॉलीएथिलीन है, दूसरा है पॉलीकार्बोनेट है, तीसरा है पॉलीएथिलीन टेरिपिथालेट है, या चौथा है पॉलीविनाइल क्लोराइड है। बिस्फेनॉल ए की बात की जा रही है दोस्तों। तो बिस्फेनॉल ए की बात करें तो बीपीए का उपयोग मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में होता है। क्या बनाने में? याद रखिएगा, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में होता है। ये वाटर बॉटल्स, फूड स्टोरेज कंटेनर्स या बेबी बॉटल्स बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। बीपीए एक इंडोक्राइन डिस्क्रिप्टर माना जाता है, इसलिए ये चिंता का विषय है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी विकल्प, पॉलीकार्बोनेट। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अन्य विकल्प की अगर हम बात करें
तो LDPE ये BPA नहीं है, PET BPA नहीं है, PVC भी PPA नहीं है। तो बाकी का विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ट्राइक्लोजन ट्राइक्लोजन जिसे लंबे समय तक उच्च स्तर के संपर्क में रहने पर हानिकारक माना जाता है, निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होने की सबसे अधिक संभावना है? आपका विकल्प कह रहा है खाद्य परिरक्षक, फल पकाने वाले पदार्थ, तीसरा है पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक कंटेनर, चौथा है टायलेटरीज। ट्राइक्लोसन कहाँ, या इसको ट्राइक्लोजन भी कहते हैं, कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ट्राइक्लोजन जो होता है ये टायलेरेटीज किसमें मिलता है? ये टायलेरेटीज में मिलता है। ठीक है दोस्तों, टायलेटरीज में मिलता है। माफ कीजिएगा, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो उत्तर हो जाएगा टायलेटरीज, यानी कि डी विकल्प उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो टेरिक्लोसन होता है ये एक एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी फंगल एजेंट होता है। ये आमतौर पर मिलता कहाँ है? टूथपेस्ट में, शॉप में, हैंड वॉश में, डिओड्रेंट में या फिर सैनिटाइजर में। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है? विकल्प क्या कह रहा है कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां नहीं बदलती। दूसरा कह रहा है खगोलीय पिंडों का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो बदलता नहीं है। तीसरा है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में यात्रा करता है। चौथा है कि प्रकाश की गति हमेशा एक समान रहती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम बात कर लें कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, तो याद रखिएगा जो लाइट ईयर होता है वो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होता है। फिजिक्स का जो मूल सिद्धांत है वो होता है वैक्यूम में प्रकाश की गति, जिसका वैल्यू क्या होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट होती है। इसी स्थिर गति के कारण इसे दूरी मापने का भरोसेमंद पैमाना माना जाता है। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी विकल्प। प्रकाश की गति हमेशा समान रहती है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन जीवों में ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर सकती हैं? पहला कह रहा है कि निंडाएरियंस, दूसरा है कवक और तीसरा है प्रोटोजुआ। ध्यान से देखिए कथनों को और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम, यूं ही करने वाले की हाहाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो ऐसी प्रजातियां जीवों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन जीवों में ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो जीवों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, तो ये निंडारियंस भी है, कवक भी है और प्रोटोजोआ भी है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा डी विकल्प दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि निंडारियंस जैसे कोरल जो एक्सीडेंटल यानी कि एल्गी के साथ सिंबोलिस होते हैं। कवक की बात करें जैसे कि लीचेन, ये फंगस और एल्गाई होते हैं। माइक्रोहिजा ये फंगस और प्लांट रूट्स होते हैं। प्रोटोजोआ की बात कर लें तो टर्माइट के गट में प्रोटोजोआ ये सिलोलोज डिजेशन होते हैं, या डाइजेशन आप कह सकते हैं कि सेलुलोज डाइजेशन होते हैं। तो यहाँ से डी विकल्प हो जाएगा, यही इसका कारण है। अगला प्रश्न है कि नॉन फंजीबल टोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है दोस्तों कि ये भौतिक संपत्तियों के डिजिटल प्रतिनिधित्व को संभव बनाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि ये ब्लॉकचेन पर मौजूद अद्वितीय क्रिप्टोग्राफिक टोकन है। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। इसका जो समतुल्य मूल्य पर व्यापार या विनियमन किया जा सकता है और इसलिए इन्हें वाणिज्यिक लेन-देन के माध्यम के रूप में उपयोग भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि तीनों कथनों में से कौन सा सही है। तो अगर हम बात कर लें नॉन फंजिबल टोकन की, यानी कि एनएफटी की, तो एनएफटी फिजिकल एसेट्स होते हैं, यानी कि आर्ट, रियल एस्टेट का डिजिटल
रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ब्लॉकचेन पर मौजूद अद्वितीय क्रिप्टोग्राफिक टोकन होता है। तो दोस्तों ये यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, यूनिक, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इनका समतुल्य मूल्य पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है। तो दोस्तों इन्हें समान मूल्य पर एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि करेंसी या बिटकॉइन। तो एनएफटी फंजिबल नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, फंजिबल नहीं होते, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा कथन सही है, पहला सही है और दूसरा सही है, तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में पे है दोस्तों। जी हाँ, तो ए विकल्प आपका उत्तर सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश संचार तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन कह रहा है कि VLC जो है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की 375 से 780 nm तरंगदैर्घ्य का उपयोग करता है। दूसरा कह रहा है कि VLC को लंबी दूरी की ऑप्टिकल वायरस संचार के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। तीसरा कह रहा है कि VLC ब्लूटूथ की तुलना में अधिक मात्रा में डेटा को तेजी से संचारित कर सकता है। चौथा कथन है कि VLC में विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप नहीं होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें VLC, तो VLC का फुल फॉर्म होता है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। क्या होता है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन होता है। तो अगर हम बात कर लें पहले कथन की कि जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है ये 375 से 780 nm विजिबल लाइट रेंज का उपयोग करता है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा कथन VLC शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, यानी वाईफाई जैसा लॉन्ग रेंज नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा कथन है कि जो एलईडी है लाइट इमिटिंग डायोड, ये आधारित जो VLC है ये ब्लूटूथ से ज्यादा डाटा स्पीड यानी तेजी से संचारित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है या ट्रांसमिशन कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये कथन सही हो जाएगा। VLC में विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप नहीं होता है, तो यह रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज नहीं करता। याद रखिएगा VLC जो होता है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर कार्य नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस नहीं होता है। तो आपका चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ से पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है दोस्तों। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक हैं जो बेंजीन प्रदूषण के संपर्क में आने के कारण है। पहला कह रहा है ऑटोमोबाइल निकास, दूसरा कह रहा है तंबाकू का धुआं, तीसरा कह रहा है लकड़ी जलाना, चौथा कह रहा है कि वार्निश किए हुए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करना, पांचवा कह रहा है कि पॉलीयूरेथेन से बने उत्पादों का उपयोग करना। कौन सा कथन सही है जिसकी वजह से बेंजीन जो है प्रदूषण के संपर्क में आने के कारण है। तो दोस्तों बेंजीन एक वेलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और कार्सिनोजेनिक माना जाता है। क्या माना जाता है, कार्सिनोजेनिक माना जाता है। इसका कारण क्या है कि ऑटोमोबाइल निकास ये पेट्रोल दहन से बेंजीन निकलता है, तो ये सही हो जाएगा। तंबाकू के धुओं की बात कर लें तो सिगरेट स्मोक में बेंजीन होता है, तो ये भी सही है। लकड़ी का जलाना, तो ये इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन से बेंजीन निकल सकता है, ये भी बात सही है दोस्तों। वार्निश किए हुए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करना, तो अगर हम पेंट या वार्निश में बेंजीन आधारित सॉल्वेंट ये भी हो सकते हैं दोस्तों। तो पॉलीयूरेथेन से बने उत्पादों का उपयोग करना, तो इनके निर्माण या उपयोग में VOC यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल सकते हैं, जिनसे बेंजीन भी शामिल हो सकता है, तो ये भी सही है। तो सभी सही है दोस्तों, तो आपका डी विकल्प यहाँ से उत्तर सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के एतबार से। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सभी जो हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि विकास की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावी ढंग से कर सकती है। पहला कह रहा है कि औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत कम करें, दूसरा कह रहा है कि अर्थपूर्ण लघु कथाएं गीत और रचें, ये रचनाएं आप कह सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि रोग निदान, चौथा है टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण, पांचवा है विद्युत ऊर्जा का वायरलेस संचरण। तो इन चार पांचों जो कथन दिया गया है इसको ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं।
प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी पर ध्यान देते हैं। इसको ध्यान से देखने का मतलब यही हुआ दोस्तों। पहला है इंडस्ट्रियल पावर ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एआई जो है वो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में उपयोग हो रही है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हम बात करें अर्थपूर्ण लघु कथाएं और गीत या रचनाओं की, तो दोस्तों इस पर एग्जाम कंटेंट में इफेक्टिवली या रिलेबिलिटी ह्यूमन लेवल क्रिएटिविटी डिबेटेड है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है कि रोग निदान यानी कि डिसीज डायग्नोसिस, तो एआई रेडियोलॉजी पैथोलॉजी में इस्तेमाल हो रही है, ये बात भी सही है। टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण में की अगर हम बात करें तो इसमें भी हो रही है, क्योंकि वाइडली इम्प्लीमेंटेड होता है वॉइस असाइन असिस्टेंट्स होता है दोस्तों ये, तो ये बिल्कुल सही है। पांचवा है कि विद्युत ऊर्जा का वैल्य संचरण, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एआई का काम नहीं है, फिजिक्स एनर्जी का डोमेन है। तो हम कह सकते हैं कि पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा पहला दोस्तों आपके बी विकल्प में दे रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि पूर्ण बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, दूसरा हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, तीसरा है ईंधन सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन। तो फुल बैटरी जो इलेक्ट्रिक वाहन है जैसे कि टेस्ला की गाड़ियां, तो ये भी सही है दोस्तों। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, ये भी सही है। ईंधन सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन, ये भी सही है। तो आपका तीनों सही है, तो सी विकल्प उत्तर आपका सही हो जाएगा यहाँ से। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर लैंडिंग कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि सभी प्रकार के यूएवी स्वचालित रूप से हवा में स्थिर रह सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि सभी प्रकार के यूएवी केवल बैटरी को ही बिजली आपूर्ति के स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यूएवी ड्रोन के बारे में बात करें, यूए क्या है, ये एक प्रकार का ड्रोन होता है यूएवी। तो अनिमेटेड एरियल विसल के प्रकार अलग अलग होते हैं, जैसे सभी वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है लैंडिंग कर सकते हैं जबकि सभी नहीं कर सकते। दूसरा है सभी प्रकार के यूएवी जो होते हैं वो स्वचालित रूप से हवा में स्थिर रह सकते हैं दोस्तों, सभी हवा में स्थिर नहीं रह सकते। तीसरा है सभी प्रकार की यूएवी केवल बैटरी को ही बिजली आपूर्ति के स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। क्या पता इस तरह के कोई प्रश्न या हूबहू या डिक्टो यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए और आप ना कर पाए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट निठाना है, सफलता आपको दिलाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। पहला है कोबाल्ट, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है लिथियम और चौथा है निकल। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए में से कितने पदार्थ जो हैं वो आमतौर पर बैटरी कैथोड बनाते हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर चारों। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक वेसल जो होते हैं बैटरी कैथोड कौन कौन से बनाते हैं, तो इसमें लिथियम कैथोड मटेरियल का हिस्सा होता है, कोबाल्ट भी कैथोड केमिस्ट्री में होते हैं। निकल की बात करें तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ाने के लिए भी कैथोड में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से आपका कौन सा सही है, तो याद रखिएगा इसमें आपका पहला सही है, दूसरा सही है और कोबाल्ट सही है दोस्तों, लिथियम सही है। समझ में आ रहा है दोस्तों, कोबाल्ट सही है, लिथियम सही है, ग्रेफाइट आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सही कौन सा है, पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा, चौथा यानी कि केवल तीन सही हैं, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितने पदार्थ आमतौर पर बैटरी कैथोड बनाते हैं, तो तीन बनाते हैं, कोबाल्ट, लिथियम और निकल। अगला प्रश्न है दोस्तों, Cl20, HMX और LLM 105 के नाम से जाना जाने वाले
रासायनिक पदार्थों की जो सामान्य विशेषता है वो क्या है, जिनकी चर्चा कभी कभी मीडिया में होती है। पहला कह रहा है कि यह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट के विकल्प हैं। ये सैन्य हथियारों में विस्फोटक होते हैं। ये क्रूज मिसाइलों के लिए उच्च ऊर्जा वाले ईंधन हैं। ये रॉकेट प्रणोदन के लिए ईंधन होते हैं। तो अगर हम बात करें CL-20 की या फिर HMX की या फिर LLM-105 की, तो सभी हाई एनर्जी मिलिट्री एक्सप्लोसिव होते हैं। इनका उपयोग एडवांस्ड वेयरहेड्स, मिसाइल्स आदि में होता है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो बी विकल्प सही हो जाएगा। ये सैन्य हथियारों में विस्फोटक होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि यह उम्मीद की जाती है कि मेजरना वन चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सक्षम बनाएगी। दूसरा है मेजरना वन चिप को अमेजन वेब सर्विसेज द्वारा पेश किया गया है। तीसरा है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमूह होता है। तो इन तीनों कथनों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या फिर पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही हैं। तो दोस्तों मेजरना फर्स्ट चिप और डीप लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका पहला सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा और तीसरा सही है। क्यों सही है आइए देखते हैं। तो मेजरना में जोड़ना ये भी कह सकते हैं, मेजरना भी कह सकते हैं। फर्स्ट चिप जो है क्वांटम कंप्यूटिंग सक्षम बनाने के लिए कॉन्सेप्ट आधारित चिप है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि AWS ने इसे पेश नहीं किया है, इसे मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रेशर किया गया है। ठीक है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है दोस्तों। पहला तीसरा कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में दे रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि समाचारों में अक्सर उल्लेखित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि ये मानव निर्मित प्रोटीन है। दूसरा है विशिष्ट प्रतिजनों से जुड़ने की क्षमता के कारण वे प्रतिरक्षात्मक कार्य को तेजित करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि इसका जो उपयोग है वो निपा वायरस जैसे वायरल संक्रमणों के उपचार में भी किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या पहला और दूसरा सही है, या तीनों सही हैं? तो दोस्तों अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं, लैब मेड प्रोटीन्स होते हैं ये, तो पहला सही है। दूसरा है विशिष्ट प्रतिजनों से जुड़ने की क्षमता के कारण वे प्रतिरक्षात्मक कार्य को उत्तेजित करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि इसका उपयोग जो है वो निपा वायरस जैसे वायरल संक्रमणों के उपचार में भी किया जाता है। जी हाँ, ये भी बात सही है। तो तीनों सही हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा, तो यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है कि कोई भी वायरस यानी जो भी कोई भी वायरस है ये समुद्री जल में जीवित नहीं रह सकता। तो अगर हम बात करें कि कोई भी वायरस समुद्री जल में जीवित नहीं रह सकता तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि कोई भी वायरस जो है ये बैक्टीरिया को संक्रमित नहीं कर सकता। तो कोई भी जो वायरस होता है बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है कि कोई भी वायरस मेजबान कोशिकाओं में कोशिकीय प्रतिलेखन गतिविधि को नहीं बदल सकता। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो वायरस होते हैं ये होस्ट सेल मशीनरी और मॉडिफाई करके ही रिप्लिकेट करता है। तो तीनों गलत हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें से कोई सही नहीं है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जो सीमेंट उद्योग से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 5% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। समझ में आ रहा दोस्तों? तो अगर हम बात करें तो 5 से 8% तक जिम्मेदार होता है, तो ये कथन सही हो जाएगा।
दूसरा कथन क्या है कि सीमेंट के निर्माण के दौरान जो सिलिका होती है उससे मिली हुई मिट्टी को चूना पत्थर के साथ मिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कथन भी सही है। तीसरा है कि सीमेंट निर्माण के लिए क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर को चूने में परिवर्तित किया जाता है। तीसरे कथन की बात करें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा। तो ये तीनों सही हैं। तो हम कह सकते हैं कौन सा कथन सही हो जाएगा? बी कथन सही हो जाएगा दोस्तों, मतलब बी विकल्प सही हो जाएगा कि कथन दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही कथन आई की व्याख्या करता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, समय ज्यादा हो रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करने जाते हैं तो समय ज्यादा लगता है। तो प्रश्न को ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जीपीएस सहायता प्राप्त भू संवर्धित नेविगेशन आवश्यक संवर्धन प्रदान करने के लिए जमीनी स्टेशनों की एक प्रणाली का उपयोग करता है। इसी में दूसरी बात कह रहा है कि GAGAN के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या ये बात सही है दोस्तों? तो ये बात बिल्कुल सही है। इसको अतिरिक्त सटीकता, विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे कथन की बात करें तो इससे अधिक एकरूप और उच्च गुणवत्ता वाली इकाई यातायात प्रबंधन संभव हो सकेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि इससे केवल विमान क्षेत्र को ही लाभ मिलेगा, परिवहन के साधनों को नहीं मिलेगा। तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इससे दोनों को लाभ मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि मेरा पहला और दूसरा कथन सही है। तो पहला दूसरा कथन सही है, तो ये आपको डी विकल्प में मिल रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वह फरवरी 2025 में पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आयोजित एआई एक्शन समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों प्रश्नों को लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाए हैं और आपका स्कोर क्या है। दोस्तों पहला जो प्रश्न कथन कह रहा है कि भारत के साथ सह अध्यक्षता में आयोजित यह कार्यक्रम 2023 में आयोजित ब्लेचले पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 में आयोजित सियोल शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति पर आधारित है। तो अगर हम पहले कथन की या पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्या है कि अन्य देशों के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन में भी समावेशी और टिकाऊ एआई पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दूसरे कथन की बात करें दोस्तों तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से उत्तर क्या निकल के आएगा? केवल दूसरा। तो केवल दूसरा कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि कुछ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का जो उपयोग है वो फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में किया जाता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि कुछ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में फास्फोरसेंट गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? फास्फोरसेंट गुण होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? कथन कह रहा है कि दोनों सही हैं। दूसरा पहले की व्याख्या करता है, दोनों सही हैं। दूसरा पहले की व्याख्या नहीं करता, पहला सही है या फिर दूसरा सही है। दोस्तों एक प्रश्न छूट गया था, चलिए एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। फरवरी 2025 में पेरिस में ग्रैंड पैलेस में आयोजित एआई एक्शन समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पे सही था मेरे दोस्तों, पहला कथन मेरा सही था। दूसरा कथन क्या था? गलत था। मैंने उत्तर आपको गलत बता दिया। कथन क्या है कि भारत के साथ सह अध्यक्षता में आयोजित सह कार्यक्रम 2023 में आयोजित प्ले चल्ले पार्क में शिखर सम्मेलन और 2024 में आयोजित सियोल शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति पर आधारित था। बिल्कुल सही है। तो पहला सही था, तो ए विकल्प सही होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो इस प्रश्न को आपने देखा ध्यान से दोस्तों, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा, पहला और दूसरा कथन। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो पहला कथन सही है कि कुछ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का जो उपयोग है वो फ्लैट टेलीविजन की स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में किया जाता है। बाकी दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। तो केवल पहला सही है। तो केवल पहला कौन से विकल्प में है?
ये आपको बताना है दोस्तों, है ना। कि कुछ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग जो है वो फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में किया जाता है। सही है, कुछ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में फास्फोरेट, एक मिनट माफ कीजिएगा दोस्तों, आपका दूसरा कथन भी सही होना चाहिए। क्यों सही होना चाहिए? क्योंकि इसमें से कुछ जो तत्व हैं वो फास्फोरेट के गुण भी रखते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो दोनों सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा कि दोनों सही है और दूसरा जो है वो पहले की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दूसरा कथन भी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो कुछ दुर्लभ पृथ्वी के जो तत्व हैं उनमें फास्फोरेट के गुण होते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंतरिक्ष अभियानों पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है कि एक्सियोम 4, स्पेडेक्स और गगनयान दिए गए अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थन करते हैं? ठीक है दोस्तों, केवल पहला, केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं, इन तीनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों अगर हम बात कर लें तो इसमें से जो एक्सियम मिशन है, ठीक है, कौन सा? एक्सीओम, एक्सीओम मिशन जो 4 है ये आईएसएस पर कमर्शियल कमीशन है। माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स करवाता है ये। स्पेडेक्स की बात करें तो इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ये। डॉकिंग, मैन्यूवरिंग और माइक्रो ग्रेविटी कंडीशंस का अध्ययन करता है। तीसरा है गगनयान, तो ये भारत का अंतरिक्ष मिशन है। ये क्रू माइक्रो ग्रेविटी में रहेगा और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होंगे, इसलिए तीनों सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी विकल्प। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? आज का अंतिम प्रश्न कि भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है? विमान का प्रकार, दूसरा विवरण दिया गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। पहला दिया है आई डोर्नियर 228, ये समुद्री गश्ती विमान है, बिल्कुल सही है दोस्तों। IL-76 की हम बात करें तो ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है C-17 ग्लोब मास्टर 3 सैन्य परिवहन विमान है, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका पहला सही है और तीसरा सही है, तो केवल दो सही हैं, है ना। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा सही है, यानी कि केवल दो सही हैं। कौन सा सही है? केवल दो सही है, तो बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपके स्कोर क्या थे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलते रहे। लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों तैयार हो जाइए फटाफट से साइंस की क्लास को अटेंड करने के लिए, क्योंकि साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास आ चुकी है। लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही लाजवाब सेशन होगा, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा। तो क्या आप तैयार हैं यूपीपीएससी, यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस एवं टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के लिए? चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट @ जहाँ पर सवाल बनेगा आपकी सफलता की सीढ़ी। चलिए शुरू करते हैं आज का पावर पैक एमसीक्यू सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है? कि पहला कथन कह रहा है कि विशाल तारे बौने तारों की तुलना में कहीं अधिक समय तक जीवित रहते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कि बौने तारों की तुलना में विशाल तारों में नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है उसकी दर बहुत अधिक होती है। दोस्तों समझ में आ रहा है दोस्तों? तो दोस्तों पहला और दूसरा कथन आपने देखा। अब कथनों के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा रहा है। तो पहला कथन क्या है कि कथन एक जो है वो कथन दो, ये दोनों सही हैं। कथन दूसरा जो है वो कथन पहले की व्याख्या करता है। पहला कथन दूसरा कथन दोनों सही है, लेकिन दूसरा कथन पहले की व्याख्या नहीं करता। पहला सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो पहला कथन गलत है या फिर दूसरा कथन सही है? तो प्रश्नों को ध्यान से देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो दोस्तों कथनों के आधार पर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए।
एक चीज़ और आपको बता दूं कि सफल होने का मूल मंत्र यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। अगर आपके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास है तो सफलता आपसे कोई छीन नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि सफलता बहुत मुश्किल से और बड़ी मेहनत से मिलती है। तो फटाफट से प्यारे दोस्तों उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, मेहनत का संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम। क्या है दोस्तों कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, सब संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम, यूं ही करने वाले की हाहाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो पहला कथन की बात करें तो विशाल जो तारे होते हैं वो बौने तारों की तुलना में कम समय तक जीवित रहते हैं। समझ में आया दोस्तों? छोटे छोटे जो बौने तारे होते हैं ये अधिक समय तक जीवित रहते हैं, जो लंबे विशाल तारे होते हैं ये कम समय तक जीवित रहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा आपका। दूसरा कथन है कि बौने तारों की तुलना में विशाल यानी जो बड़े तारे होते हैं उनमें नाभिकीय अभिक्रिया की जो दर होती है वो अधिक होती है। तो जी हाँ दोस्तों, दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यानी छोटे तारों की तुलना में बड़े तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की दर अधिक होती है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा कि पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा कथन सही है, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। डी विकल्प आपको उत्तर सही हो जाएगा कि कथन पहला गलत है, दूसरा सही है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वो पदार्थ है जो मानव शरीर में संश्लेषित होता है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और रक्त प्रवाह को भी बढ़ाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से वो कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में संश्लेषित होता है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। विकल्प है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। समझ में आ रहा है दोस्तों? विकल्प क्या कह रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? चलिए तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा था कि वो कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में संश्लेषित होता है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड मानव शरीर में संश्लेषित होता है और वो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है। तो देखिए, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो मानव शरीर में एंडोथीलियल कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और रक्त को के प्रवाह को भी बढ़ाता है। हृदय रोगों के उपचार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें। पहला कथन क्या है कि हवाई अड्डों या विमानों में यात्रियों के पास नशीले पदार्थों की पहचान करना है। दूसरा कह रहा है कि वर्षा की निगरानी। तीसरा कह रहा है कि जानवरों के प्रवास पर नज़र रखना है। आपको बताना है कि जितनी भी गतिविधियां दी गई हैं उसमें से कितनी गतिविधियों में रडार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम 53 की बात करें क्वेश्चन की, तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को और समझते हैं। तो हवाई अड्डों या विमानों में यात्रियों के पास नशीले पदार्थों की पहचान करना, वर्षा की निगरानी, जानवरों के प्रवास पर नजर रखना। तो ये तीनों ही बातें इसलिए सही हैं क्योंकि इन तीनों में रडार का उपयोग किया जाता है। तो तीनों सही हैं, तो सी विकल्प आपका उत्तर सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ से? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित विमान पर विचार करें। 3 तरीके के विमान दिए गए हैं। कौन कौन से? राफेल दिया गया है, मिग 29 दिया गया है या मिग 29 कह लीजिए, तेजस MK फर्स्ट दिया गया है। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए विमानों में से कितनों को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? इन तीनों में से किसको 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है? कल क्या कह रहा है कि केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर कोई नहीं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम राफेल की बात कर लें तो राफेल जो है वो 4.5 पीढ़ी का है। ये 4.5 पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है? 4.5। ठीक है।
मिग की हम बात कर लें तो ये 4th पीढ़ी का है, ये दोस्तों याद रखिएगा 4th पीढ़ी का है। तेजस MK जो है ये 4th पीढ़ी का है। तो इन तीनों ही जो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि कह रहा है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, तो इन तीनों को ही नहीं माना जाता है। ठीक है, 5वीं पीढ़ी की अगर बात कर लें तो 5वीं पीढ़ी के उदाहरण है, पहले दोस्तों याद रखिएगा F-22, ठीक है, या फिर F-35 कुछ भी हो सकते हैं, J-20 भी आपके लड़ाकू विमान है। ठीक है, याद रखिएगा। तो केवल तीनों गलत हैं, तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजेल का उपयोग किया जाता है। क्या है, कथन कह रहा है कि रोगियों में नियंत्रित दवा के वितरण में, दूसरा कह रहा है कि मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, तीसरा है औद्योगिक स्नेकों की तैयारी में। आपको बताना है कि इसमें हाइड्रोजेल का उपयोग किया जाता है, केवल पहले और दूसरे में, दूसरे और तीसरे में, या फिर तीनों में। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब सेशन है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। डिक्टो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। सिलेक्शन अगर पाना है तो 10 सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही आना है, क्योंकि 10 सक्सेस पॉइंट एट द रेट सिलेबस के अकॉर्डिंग और उस एग्जाम ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराता है, जिससे कि आप सिलेक्शन पा सकते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे UPSC हो, UPPSC हो, TGT हो, PGT हो, बैंक हो, रेलवे हो, या अदर कोई भी स्टेट एग्जाम, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बात करते हैं, तो रोगियों में नियंत्रित दवा वितरण, तो ये बिल्कुल सही है। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसमें ये नहीं होता है इसका इस्तेमाल। औद्योगिक स्नेहकों की तैयारी में भी इसका प्रयोग नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं केवल पहला सही है, तो केवल पहला ए विकल्प में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन से चलने वाले फ्यूल सेल यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के निकास पाइप से निकलने वाला उत्सर्जन है। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको मैं लिख देता हूं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन से चलने वाले फ्यूल सेल यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के निकास पाइप से निकलने वाला उत्सर्जन है। आपका विकल्प क्या कह रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन, या फिर जल वाष्प। तो निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन से चलने वाले फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों के निकास पाइप से निकलने वाला उत्सर्जन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल वाष्प, यानी कि डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा जल वाष्प, वो भी जान लेते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन जो है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बिजली बनती है और उप उत्पाद के रूप में केवल पानी बनता है। तो निकास पाइप से मुख्यतः जलवाष्प निकलती है, इसलिए इन्हें शून्य उत्सर्जन वाहन माना जाता है। याद रखिएगा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन है कि कुछ सूक्ष्म जीव पानी के क्वथनांक से अधिक तापमान वाले वातावरण में भी पनप सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पानी के हिमांक बिंदु से नीचे के तापमान वाले वातावरण में भी पनप सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो 3 से कम pH वाले अत्यधिक अम्लीय वातावरण में भी पनप सकते हैं। तो तीनों कथनों को ध्यान से देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए कि प्रो कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो अगर हम बात करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की, तो पहले कथन की बात करें तो कुछ सूक्ष्मजीव पानी के क्वथनांक से अधिक तापमान वाले वातावरण में भी पनप सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ जीव जो होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जैसे समुद्री ज्वालामुखी वेंट में भी पनपते हैं। कुछ 20 डिग्री सेल्सियस यानी -20 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान में भी जीवित रहते हैं। तीसरा है कि कुछ 3 से कम pH मान में भी पनप सकते हैं। तो ये तीनों सही हैं। ये तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा तीनों। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है कि इसका उपयोग यानी हरित हाइड्रोजन का उपयोग सीधे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ऊष्मा
या बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि इसका उपयोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल में वाहनों को चलाने के लिए किया जा सकता है। तो तीनों कथनों को ध्यान से देखते हैं और उत्तर लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हरित हाइड्रोजन की बात है। हरित हाइड्रोजन जो नवीकरणीय ऊर्जा से जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनाया जाता है। पहला कह रहा है कि इसे सीधे आंतरिक दहन इंजन में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ऊष्मा या बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तीसरा है कि इसका उपयोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल में वाहनों को चलाने के लिए किया जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही हैं। तो तीनों में सी विकल्प में दे रहा है तीनों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि वोल्वाचिया विधि, क्या लिखा है, वोल्वाचिया विधि का उल्लेख कभी कभी निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि वोल्वाचिया विधि का इस्तेमाल या उल्लेख कभी कभी निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। पहला कह रहा है कि मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली वायरल बीमारियों को नियंत्रित करने में। दूसरा कह रहा है कि फसल अवशेषों को पैकिंग सामग्री में परिवर्तित करने के लिए। तीसरा कह रहा है कि जैव अपघटनीय प्लास्टिक का उत्पादन करने में। चौथा है कि बायोमास के ऊष्मीय रासायनिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करने में। तो अगर हम बात करें कि बोलवाचिया विधि की, तो बोलवाचिया विधि का जो संबंध है वो मच्छरों में बोलवाचिया बैक्टीरिया संक्रमित करने से है, जिससे डेंगू, जीका जैसी बीमारियों का प्रसार कम किया जाता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति के रूप में कई देशों में अपनाई जा रही है, इसलिए इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो उत्तर हो जाएगा ए विकल्प दोस्तों। ठीक है, कि मच्छरों द्वारा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है दोस्तों कि मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली वायरल बीमारियों को नियंत्रित करने में। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एरियल मेटाजेनोमिक्स निम्नलिखित में से किस स्थिति को अच्छी तरह से संदर्भित करता है, यानी बताता है, व्याख्या करता है। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि किसी पर्यावास में हवा से एक ही बार में डीएनए के नमूने को एकत्रित करने में। दूसरा क्या कह रहा है कि किसी पर्यावास में पक्षी प्रजातियों की आनुवांशिक संरचना को समझने में। तीसरा कह रहा है कि गतिशील जानवरों से रक्त के नमूने एकत्र करने के लिए हवाई उपकरणों का उपयोग करने में। चौथा है कि दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन भेजकर भूमि सतहों और जल निकायों से पौधों और जानवरों के नमूने एकत्र करने में। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चारों ही विकल्पों को बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगर आपने मिस कर दिया तो आपको सिलेक्शन होते होते भी रुक सकता है दोस्तों, क्योंकि क्या पता डिक्टो प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएं और आप, क्योंकि दोस्तों एक नंबर ही सफलता पाने के लिए काफ़ी होता है। तो दोस्तों एरियल मेटाजोनोमिक्स जो है ये हवा से पर्यावरणीय यानी डीएनए इकट्ठा करता है और विश्लेषण करना ताकि उस क्षेत्र में मौजूद जीवों की पहचान की जा सके। समझ में आया दोस्तों। एरियल मेटाजेनोमिक्स का जो अर्थ होता है वो होता है हवा से पर्यावरण डीएनए को इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना ताकि उस क्षेत्र में मौजूद जीवों की पहचान की जा सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए विकल्प दोस्तों। तो किसी पर्यावास में हवा से एक ही बार में डीएनए के नमूने को एकत्र करना, तो ए विकल्प आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किया जाता है। कौन सी स्थिति में। तो पहली स्थिति कह रही है कि जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के बीच विकासवादी संबंधों का अध्ययन करने में। दूसरा कह रहा है कि स्टेम कोशिकाओं को विभिन्न कार्यात्मक ऊतकों में परिवर्तित करने के लिए उत्तेजित करने में। तीसरा कह रहा है कि बागवानी पौधों के क्लोनल प्रसार को बढ़ावा देने में। चौथा कह रहा है कि किसी जनसंख्या में दवा परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित करके दवाओं की प्रभावकारिता को आकलन करने में। तो इसमें से कौन सा सही है, फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों, किसमें से कौन सा सही है। तो अगर हम बात करें माइक्रो सैटेलाइट की, तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए छोटे छोटे दोहराए जाने वाले डीएनए अनुक्रम होते हैं। इनका उपयोग किया जाता है आनुवंशिक विविधता का अध्ययन करने में, प्रजातियों के बीच संबंध देखने में, फॉरेंसिक और पैतृक
फोरेंसिक परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न आपने देखा, विकल्प भी आपने देखे, तो फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, अगर हम बात कर लें कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की, तो त्वरण मापी यानी एक्सेलेरोमीटर किसी वस्तु की गति, त्वरण या झुकाव को मापता है। पहला क्या है, कार दुर्घटना में अचानक तेज डिक्लेरेशन को डिटेक्ट करके एयरबैग खुलते हैं। लैपटॉप गिरने पर फ्री फॉल डिटेक्ट करके हार्ड ड्राइव को तुरंत सुरक्षित किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि स्मार्टफोन का ओरिएंटेशन, समझे दोस्तों, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि स्मार्टफोन का ओरिएंटेशन बदलना भी एक्सेलेरोमीटर से ही होता है। तो दोस्तों शायद प्रश्न यहाँ पे कुछ चेंज हो गया है, उसको देखते हो समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्यों पर विचार करना था। तो पहला था कि कार दुर्घटना टक्कर का पता चलने पर एयरबैग लगभग तुरंत खुल जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि लैपटॉप के जमीन की ओर आकस्मिक रूप से गिरने का पता लगाना, जिसके परिणाम स्वरूप हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाती है। तीसरा कह रहा है कि स्मार्टफोन के झुकाव का पता लगाना, जिसके परिणाम स्वरूप डिस्प्ले पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच घूमता है। तो तीनों ही कथन त्वरणमापी के बारे में पूछा जा रहा है कि कितनी क्रियाओं के लिए त्वरणमापी आवश्यक होता है। तो आपसे पहले भी मैंने डिस्कशन किया है कि ये तीनों ही त्वरणमापी से चलते हैं दोस्तों, त्वरणमापी पे काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीनों सही हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पुनर्चक्रण यानी मत्स्य पालन प्रणालियों में बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि बायोफिल्टर मछली द्वारा खाए न गए चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। क्या ये सही है? तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बायोफिल्टर मछली के मल में मौजूद अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अमोनिया को नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट में बदलना, यही बायोफिल्टर का काम है। तीसरा कह रहा है कि बायोफिल्टर पानी में मछलियों के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है, केवल दूसरा सही है। तो उत्तर हो जाएगा केवल 2, सी विकल्प आपको उत्तर, बी विकल्प माफ कीजिएगा, बी विकल्प आपको उत्तर सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बायो सिमिलर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह एक ऐसा उत्पाद है जिसे संदर्भ जैविक उत्पाद की प्रतिकृति के रूप में विकसित किया गया है। दूसरा कह रहा है कि यह संदर्भ जैविक उत्पाद का एक सामान्य संस्करण है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात कर लें बायोसिमिलर की, तो बायोसिमिलर एक जैविक दवा है जो किसी मौजूद जैविक दवा से अत्यंत मिलती जुलती होती है। तो यह रेफरेंस जैविक उत्पाद की प्राकृतिक रूप में विकसित होती है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल पहला सही है। तो पहला कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूट्रिनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि यह धनात्मक विद्युत आवेश वाला एक प्राथमिक परमाणु कण है। दूसरा कह रहा है कि द्रव्यमान रहित होने के कारण यह अविश्वसनीय रूप से छोटा है। तीसरा है कि यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला द्रव्यमान कण है। तो पहला कथन तो गलत है दोस्तों, दूसरा कथन गलत है। तीसरा जो है, ब्रह्मांड में फोटोन के बाद सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में पाया जाने वाला ये कण होता है और द्रव्यमान वाले कणों में सबसे प्रचुर है। तो ये सही हो जाएगा। तो केवल तीसरा सही है। तो डी विकल्प आपका उत्तर सही होगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि 4D प्रिंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इसमें प्रोग्राम करने योग्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो दिए गए वातावरण के अनुसार अपने गुणों को बदल सकता है। दूसरा कह रहा है कि यह तकनीक जो है वो पॉलीजेट 3D प्रिंटिंग
प्रिंटर जैसे वाणिज्यिक 3D प्रिंटर का उपयोग करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर दोनों कथनों की बात करें तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि जीन पिरामिडिंग का तात्पर्य क्या है? पहला कह रहा है कि एक ऐसी विधि जिसका उद्देश्य कई माता पिता से कई वांछनीय जीनों को एक ही जीनोटाइप में एकत्रित करना है। दूसरा कह रहा है कि जीन की जटिलता के आधार पर किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की व्यवस्था। तीसरा है कि पारिस्थितिक पिरामिड के आधार से ऊपर की ओर बढ़ने पर आनुवंशिक उत्परिवर्तन में कमी आती है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जीन पिरामिडिंग का तात्पर्य क्या होता है? तो जीन पिरामिडिंग की हम बात करें तो जीन पिरामिडिंग का मतलब होता है कई अलग अलग माता पिता से वांछनीय जीनों जैसे कि रोग प्रतिरोध को एक ही पौधे जीनोटाइप में जोड़ना। यह तकनीक फसल सुधार में बहुत उपयोगी होती है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर ए सही होगा आपका। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ए विकल्प सही है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नाभिकीय भौतिकी के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि पुरातात्विक अवशेषों में विभिन्न स्थिर और रेडियोधर्मी समस्थानिकों की पहचान करने के लिए परमाणु विलयनों का उपयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि धुआं डिटेक्टरों में रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें तो कौन सा सही होगा, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें केवल पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा केवल पहला, यानी कि ए विकल्प सही उत्तर होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है विभिन्न प्रकार के जीन थेरेपी से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि शरीर की किसी भी ऐसी कोशिका में डीएनए के एक हिस्से का स्थानांतरण जो शुक्राणु या अंडाणु उत्पन्न नहीं करती है कायिक जीन चिकित्सा कहलाती है। अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि अंडे या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में डीएनए के एक भाग का स्थानांतरण जर्म लाइन जीन थेरेपी कहलाता है। तो ये भी सही है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बिग डेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले कथन और दूसरे कथन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों पहला कथन है कि यह डेटा का एक ऐसा समूह है जो अन्य डेटा का वर्णन करता है और उसके बारे में जानकारी देता है। दूसरा कह रहा है कि यह किसी स्रोत से प्राप्त डेटा की एक विशाल मात्रा है जिसे पारंपरिक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संग्रहित या फिर संसाधित नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अगर हम पहले बात कर लें तो यह मेटा डेटा की परिभाषा है, ना कि बिग डेटा की। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है यह किसी स्रोत से प्राप्त डेटा की एक विशाल मात्रा है जिसे पारंपरिक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संग्रहित या संसाधित नहीं किया जा सकता है। तो केवल दूसरा सही है। तो आइए देखते हैं कौन से विकल्प में है। तो यहाँ से देखिए केवल दूसरा सही था, तो आपका बी विकल्प सही होगा दोस्तों। कौन सा उत्तर सही होगा? बी विकल्प। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जीन संवर्धन चिकित्सा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप पिछले जो वीडियो है उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है, आपके क्वेश्चन है। अगर आप कॉन्सेप्ट लेवल के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो क्या पता आपका सिलेक्शन रुक जाए दोस्तों। अगर सिलेक्शन पाना है तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को तैयार करना है। तो पहला क्या कहता है दोस्तों, पहले कथन की तरफ चलते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि इसका जो उपयोग है वो उत्परिवर्तन, क्या कह रहा है? उत्परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, जो जीन को एक कार्यशील उत्पाद बनाने से रोकता है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ दोस्तों तो ये कथन आपसे सही है कि गलत है? तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि यह तभी सफल होता है जब रोग के प्रभाव अपरिवर्तनीय हो। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं।
तो प्रश्न आपने देखा दोस्तों ध्यान से कि जीन संवर्धन चिकित्सा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दूसरा गलत हो गया था, पहला सही था, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन और दूसरे कथन को ध्यान से देखना है और उत्तर लगाना है। पहला कथन कह रहा है कि यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक वायरलेस संचार मानक है जो उच्च शक्ति वाले व्यापक क्षेत्र नेटवर्क की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हाई पावर नहीं बल्कि लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क होता है। दूसरा कह रहा है कि यह केवल 4G के साथ ही अस्तित्व में रह सकता है। जी नहीं दोस्तों, ये NB-IoT जो होता है ये केवल 4G के साथ ही नहीं बल्कि GSM और LTE नेटवर्क पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन आपको बताना है सही है, तो इसमें से कोई सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों कथन गलत हैं। आप कह सकते हैं कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो ना तो 1 और ना तो 2 कोई सही नहीं है, तो डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है कि बौद्धिक संपदा मानव बुद्धि का एक उत्पाद है जिसमें रचनात्मक अवधारणाएं, आविष्कार, औद्योगिक मॉडल, ट्रेडमार्क, गीत, साहित्य, प्रतीक, नाम और ब्रांड शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि बौद्धिक संपदा जो अधिकार है वो इसके मालिक को अपने उत्पाद से पूर्ण रूप से लाभ उठाने की अनुमति देते हैं, जो कि शुरू में एक विचार था जो विकसित और मूर्त रूप ले चुका है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो आपने देखा दोस्तों, अगर नहीं आपने देख पाया कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। तो बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। दोस्तों सिलेक्शन पाने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा सिलेक्टिव टॉपिक चुनते हैं। तो सिलेक्टिव टॉपिक के अंदर भी एक सिलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, सिलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर सिलेक्टिव टॉपिक से संबंधित आप कितने प्रश्नों को तैयार कर पाते हैं वो आपको ध्यान से देखना है। तो पहला कथन क्या है कि यह एक अर्धन्यायिक निकाय है जो ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 के तहत रजिस्ट्रार के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। ठीक है, 1999 के तहत रजिस्ट्रार के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। 2021 में IPAB को समाप्त कर दिया गया और उसके कार्य उच्च न्यायालय को सौंप दिए गए, याद रखिएगा। अगला है कि इसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, भौगोलिक संकेतों पर आधारित क्षेत्र से संबंधित विवादों के निपटारे का कार्य सौंपा गया है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोनों कथन सही हैं, याद रखिएगा ये दोनों ही कथन, कोई भी गलत नहीं है। तो इसमें पूछा जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा पहले दोस्तों आपका डी विकल्प। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मुलाकात होगी शानदार प्रश्नों के साथ, मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद, विश यू।